Yeah, so hi guys, this is Navdeep here and last lectures we did हमने पॉइंट आउट कर लिया था खिलजीज इन डिटेल। लेकिन अभी क्योंकि खिलजीज का एक पार्ट था कि जो एक्सटेंड था डेक्कन सल्तनत का, इट वाज नाउ गोइंग टुवर्ड्स द साउथ, तो इसलिए थोड़ा हमें साउथ का और कोहिनूर का यहाँ पे जिक्र आएगा। ओके, सो कोहिनूर विल बी पार्ट ऑफ दिस, आपका फेमस कोहिनूर। तो उसके बारे में हमने थोड़ी डिस्कशन करनी है। ओके, सो दैट ये वाला जो लास्ट लेक्चर इट विल बी कवरिंग दैट। ओके, अब जैसे ही आपके अलाउद्दीन खिलजी मंगोल इन्वेजन्स को एक अच्छी तरह इन्वेजन से रोक देते हैं। ओके, वो स्टॉप, ही रीऑर्गेनाइज्ड इज आर्मी। अब इनको जो था इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखने चाहिए। ओके, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर देखने के लिए ये आर्मी को क्या करते हैं, आर्मी को अपनी रीऑर्गेनाइज करते हैं। और एक्सटेंशन का इनका सबका जो, क्योंकि कोई ईस्ट तक कर रहा था, सम वाज डूइंग इट टू वेस्ट, तो हम ये देख रहे हैं कि इनका जो एक्सटेंशन था इट इनका जो फेवर कर रही थी चीज, दैट वाज साउथ। ओके, सो ही वांटेड टू फोकस ऑन साउथ। ओके, सो साउथ की ओर इनके नजर आया। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज और, चीज ये कि ये एक डेयरिंग टास्क था। जितने अभी तक दिल्ली सल्तनत के रूलर्स आए थे, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी से थे या इवन जलालुद्दीन खिलजी, दो उन्होंने अटेम्प्ट तो मूव किया था, बट ही मेड देम एज वेसल्स। उन्होंने उसको अपना वेसल्स बना दिया था। फिर हम रामा देव के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो तो मना कर देता है टू पे द एलिजेंस एंड बाकी चीजें। अब वाई वो साउथ इंडिया सो मच इम्पोर्टेंट, मैंने आपसे कहा था उसको लैंड ऑफ ट्रेजर्स कहा जाता था। वहाँ पे आप देखें हैंडीक्राफ्ट्स का पोर्ट्स थे। ओके, सो वो डायरेक्टली जो भी जिसका भी कंट्रोल उन चीज पे होगा, देयर वर सो मेनी टेम्पल्स। ओके, अब जिसका भी इस पे कंट्रोल होगा, ही विल हैव ए कंट्रोल ओवर ए वास्ट रिसोर्सेज, चाहे वो आपकी शिपिंग से हो, टेम्पल्स हो, ओके, मनी लैंडिंग हो, वहां पे ट्रेड बहुत ज्यादा थी। सो एक रिसोर्सेज और रिचनेस का रास्ता जो था, रिच होने का, जो किंगडम को रिच करने का जो रास्ता था, इट वाज थ्रू साउथ। ओके, तो इसलिए इनके लिए कहीं ना कहीं साउथ का एक बहुत ज़्यादा जो था ये इम्पोर्टेंट था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, महाराष्ट्र में यादव किंग 1296 में उसको ये डिफीट करते हैं, उसको अपना वेसल बना देते हैं। ओके, देन वी सी कि चित्तौड़ मालवा ये कॉन्केस्ट कर लेते हैं। ओके, देन हम ये देखते हैं कि फलसे अपने देवगिर की ओर जाते हैं। ओके, सो वहां पे मलिक कफूर हमने देखा था, उन्होंने यादव रूलर को हराया था एंड ही सबमिटेड टू द मलिक कफूर। ओके, सो जहां कहीं भी हमने ये देखा कि इफ द साउदर्न स्टेट्स पे जब हम आते हैं, सो दैट वाज अबाउट द महाराष्ट्र। और साउदर्न स्टेट्स पे जब हम जाते हैं तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन सी, एक तो वहां पे रूल कर रहे थे वरंगल को ककतियाज रूल कर रहे थे। ओके, और वहां पे होयसालास थे। ओके, दे वर मोस्टली इन कर्नाटका रीजन, मॉडर्न कर्नाटका रीजन। फिर आपके पांड्यास थे जो मलाबार एंड मदुराई तमिलनाडु में रूल करते थे। ओके, सो ये मेन किंगडम्स थी जो वहां पे थी। अब जब ये देवगिर इनको वापस, इन्होंने एक रिलायबल प्लांट, इनको एक डेक्कन में इनको रिलायबल पार्टनर मिल चुका था देवगिर, जिसको मलिक कफूर ने कैप्चर किया था। मैंने आपसे बताया था रामचंद्र के जो थे उनको। सो नाउ दे वेर नाउ ट्रेंडिंग टूवर्ड्स द साउथ, ये अब साउथ में जाना चाहते थे। ओके, अब ये चाहता था कि मैंने वेसल नहीं बनाना, जैसे इसके अलाउद्दीन को पता था कि जैसे जलालुद्दीन ने जो किया था, ही मेड देम वेसल्स। वो एलिजेंस, वो रूल इंडिपेंडेंट करते थे, लेकिन एलिजेंस उनकी इट वाज विद द अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन वो इन्हें अनसस्टेनेबल लग रहा था। ओके, लेकिन अभी अलाउद्दीन अगर हम देखेंगे कि पहले पहले अलाउद्दीन ही, उन्हें ये लगता था कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर वापस से मैं वेसल बना दूंगा, मेरा उन पे कंट्रोल रहना नहीं, एंड दे विल बी इंडिपेंडेंट आफ्टर सम टाइम। ओके, और उसे पता था कि कंडीशंस टोटल डिफरेंट है, नॉर्थ और साउथ इंडिया में टोटल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो डिफरेंट है, इट विल बी हजार्डस। ओके, इस्मानी और बर्नी जो इस टाइम के दो हिस्टोरियंस थे, तो ऐसा कहा जाता है कि मलिक कफूर को जब अलाउद्दीन ने भेजा,
ओके ओके, अगर उनको भेजा कि आप राय ऑफ मीन्स आप जो है वरंगल जाएं, वरंगल पे आप जाके अटैक करें, मलिक कफूर को ने बोला। और उसको ऐसा बोला कि अगर जो किंग है वरंगल के, जो विच वॉज अंडर द कैकेतियर्स, ओके, अगर वो मान लेते कि ओके वी एक्सेप्ट अलाउद्दीन एज द किंग, ओके, सो आप उसको यू शुड रिटर्न विद रिस्पेक्ट, उसे ऑनर करें रोब्स एंड रॉयल कैनोपी के साथ, ओके। एंड अगर वो ये प्रॉमिस कर देता कि मैं आगे से ट्रिब्यूट्स दूंगा, ओके, तो सेम शुड बी एक्सेप्टेड। बाकी के लिए भी यही रूल है, नॉट ओनली फॉर कैकेतियास, होसलियास के लिए भी यही चीज़ है, पांड्यास के लिए भी, क्योंकि अलाउद्दीन जानते थे कि बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्टली उसको एनेक्स करके उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल होगा, क्योंकि तब के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इतने डेवलप नहीं थे कि डायरेक्टली दिल्ली से ही रूल हो पाए, ओके। सो इनका इतना कहना था कि इफ़ दे एक्सेप्ट अवर सिक्योरिटी, अगर वो अलाउद्दीन की सिक्योरिटी को मानते हैं और अपने कुछ ट्रेजर्स हमें देते हैं, ओके, और हमेशा के लिए फ्यूचर रेफरेंसेस बना देते हैं कि दे विल बी पेइंग अस, ओके, देन यू शुड रिटर्न विद ऑनर। दिस वाज अकॉर्डिंग टू बर्नी, जो इन्होंने कहा था। तो कहते हैं कि जो 1399 से 10 के बीच में वरंगल के लिए निकलते हैं, मॉडर्न डे तेलंगाना में आपके मलिक कफूर निकलते हैं, ओके। ये जब फोर्ट ऑफ वरंगल पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि देयर वाज इट वाज मड आउटसाइड, ओके ओके, बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, द फोर्ट इनसाइड वाज मेड अप ऑफ स्टोन, ओके, बाहर वो बड़े ही मिट्टी का था, अंदर वो स्टोन था, ओके। एंड इट सेज कि ऐसा लिखते हैं हिस्टोरियंस की एक एक यहाँ पे एक छोटी सी सीज लगाई जाती है, वॉर लगाई जाती है, मलिक कफूर जो है आउटसाइड द फोर्ट को जो है कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि इनर फोर्ट में जाना जो था वो बहुत मुश्किल लग रहा था उन्हें, ओके। तो वरंगल के जो राजा थे राय, वो पीस पे आ जाते हैं, शर्तें मान लेते हैं इनकी सारे, ओके, और ट्रेजर्स को जो है सरेंडर करते हैं दिल्ली को, और वो ये भी कहते हैं कि मैनुअली ट्रिब्यूट जो है वो पे करता है, ओके। सो कोहिनूर डायमंड जो है यही अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है तब वरंगल से, मलिक कफूर लेके आते हैं, राय उनको देते हैं ये कोहिनूर हीरा, ओके। सो इट इज गिवन टू अलाउद्दीन खिलजी। और वही जो अलाउद्दीन ने जैसी बात की थी कि इफ ही एक्सेप्ट्स और सिक्योरिटी, ओके, हमें एनुअली पे करते हैं, ट्रेजर दे रहे हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ओके। सो ये मान जाते हैं, ओके। लेकिन अब वरंगल में तो सक्सेस मिल चुकी थी, अब हमें जाना था दवर समुद्रा, यानी मॉडर्न डे तमिलनाडु, दवर समुद्रा एंड मलाबार की ओर, ओके। अब ऐसा कहा जाता है कि मराठा जो सरदार थे रामदेव एंड उनके उनका इनको साथ मिला। मलिक कफूर जब वहां पे पहुंचते हैं, ओके, सो ही इनका इनकाउंटर होता है भल्लादेव के साथ, ओके। वहां पर भी ये जो एक क्लोज सीज लगती है, सेम ऐसे ही क्लोज सीज वहां पे भी लगती है जैसे वरंगल में लगाई थी उन्होंने। और जो आपके बल्लादेव थे, वो होयसाला रूलर थे वो, ओके, वो भी मान जाते हैं, ओके, वी विल पे यू द एनुअल ट्रिब्यूट, ओके। सो ऐसा कहा भी जाता है कि बल्लादेव खुद दिल्ली भी आए थे, ओके, एंड ही केम टू दिल्ली, ओके। अब मेन इनको जाना था कोरोमंडल की ओर, यानी माबर की ओर, कोरोमंडल, ओके। वहां पे दो पांड्यन ब्रदर्स थे, बिकॉज इट वाज अंडर पांड्यंस। देव समुद्र तो इन्होंने इसने देव समुद्र ने भी जो अलाउद्दीन की सिक्योरिटी मान ली थी, वहां होयसाला रूलर से बल्लादेव राजा थे, तो उसने तो अपने आप को एक हिसाब से सरेंडर कर दिया था अलाउद्दीन के सामने। लेकिन माबर में या कोरोमंडल में केस अलग था, वहां पे दो पांड्यन ब्रदर्स थे, ओके, वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली वॉर कर रहे थे, ओके। ऐसा कहा जाता है कि जब मलिक कफूर मुसलीपट्टनम पहुंचते हैं, ही फाउंड देयर ए कॉलोनी ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स, ओके। और ऐसा कहा जाता है कि फिर ये जो मलिक कफूर थे ही रीच द चिदम्बरम नियर मद्रास, एक जगह है वहां पे, टोटली ये सारे टेम्पल्स को जो है वहां पे खत्म कर देते हैं, ओके। कुछ एलिफेंट्स कैप्चर करते हैं जो कि पांड्यन ब्रदर्स के थे, मदुराई में भी इन्वेड करते हैं, ओके। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाते, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट इनका नहीं बन पाता
पांड्यन ब्रदर्स के साथ। जस्ट डिवास्टेटिंग होती है, वहाँ पे डिवास्टेशन होती है। ओके, लेकिन ये दो जो एक्सपीडिशंस थे, स्पेशली आपका जो दवार समुद्र और वरंगल वाला था, इसने काफ़ी एक्सपीडिशंस जो थी, काफ़ी ट्रेजर जो था अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। ओके, मलिक कफूर भी काफ़ी फेमस हो चुके थे आप। ओके, इनको टाइटल दिया गया मलिक नायब, यानी नायब किंग का इनको टाइटल दिया गया। ओके, सो लेकिन यही जो टाइटल इनको दिया गया, जो इनको ये फेम मिली मलिक कफूर को, यही बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम देखते कि मलिक कफूर खुद राजा बनना चाहते थे। ओके, अब जब कोई ज़्यादा फेमस होता है तो उसके एंटी भी शुरू हो जाते हैं लोग, तो एंटी लॉबी नोबल्स की बननी शुरू हो चुकी थी, नोबल्स की, मलिक कफूर के खिलाफ। ओके, अब इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट्स तो कुछ थे नहीं। रामदेव तो जो कि देवघर के थे, अभी भी इनके अलाय थे। ओके, लेकिन साउथ इंडियन किंग्स के साथ क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो सिस्टम नहीं बन पाया। ओके, ऐसा कहा जाता है कि एनुअल पेमेंट जो थी 1 साल के बाद बंद ही होगी आने। ओके, तो इसलिए अब अलाउद्दीन ने कहा कि मैं अब सेकंड एनेक्सेशन की ओर जाऊंगा। मैं प्रॉपर एक सेकंड एनेक्सेशन का जो 1315 के बाद है, 1310 के बाद जो सिस्टम बना, तो कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा था। खाली देवगिर के साथ वो सिस्टम चल रहा था। 1315 आते आते अभी इसी की रामदेव का जो थे देवगिर के, वो मर जाते हैं। बिलामा उनके बेटा जो थे, वो अलाउद्दीन को एलिजियंस जिनकी थी, जैसे उनके फादर की थी, तो वो उसको तोड़ देता है। बिलामा सेज कि नो, आई एम नॉट अंडर अलाउद्दीन खिलजी, आई एम इंडिपेंडेंट। ओके, सो ऐसा कहा जाता है कि फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है, दिस थिंग स्टार्टेड एट 1315, सेकंड फेज 1350 से स्टार्ट होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को वापस भेजा बिलामा को लाने के लिए, उनको दिल्ली लाने के लिए, लेकिन बिलामा जो थे वो भाग गए। ओके, वो एस्केप कर देते हैं। देवगिर का फोर्ट जो है वो कफूर एनेक्स कर लेते हैं। ओके, और वो कुछ ओल्ड मराठा जो चीफ्स थे उनको वहाँ पे बिठा देते हैं रूल करने के लिए। ओके, लेकिन ये जो था ये पार्शली सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये मराठा चीफ जो थे मैक्सिमम ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ओके, इस इंसिडेंट के बाद, ये रामदेव के बेटे बिलामा वाले इंसिडेंट के बाद, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी गियर चेंज करते हैं। गियर कैसे चेंज करते हैं? अब नॉन एनेक्सेशन से एनेक्सेशन की ओर जाते हैं। ओके, इन्हें ये लग रहा था, अलाउद्दीन खिलजी को कि देवगिर बीइंग इन द मिड, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द टर्क्स। ओके, तो वो टर्क्स डायरेक्टली कंट्रोल करने चाहिए, इसलिए इनको जो थी अपनी पॉलिसी मॉडिफाई करनी थी। ओके, लेकिन इससे पहले ही कि वो वहाँ पे कैप्चर जाके करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। मुबारक खलजी आते हैं, इनके सक्सेसर। ओके, वो मार्च करते हैं देवगिर में, उसको अपने अब अंडर लाने में, बट देयर वाज नो मच अपोजिशन। ओके, एंड फिर ये वरंगल भी आप एक फोर्स भेजते हैं। ओके, तो वापस वही सीज लगता है, फिर राय वापस सरेंडर करते हैं, एनुअली पेमेंट करते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जो ये एनेक्सेशन टू नॉन एनेक्सेशन टू एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी, इसे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ना कर पाए। ओके, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह ना कर पाए। दिस वाज व्हाट इज, उसके बाद उनकी डेथ हो जाए। लेकिन मुबारक खिलजी जो है कहीं ना कहीं वापस से वही पुराना सिस्टम, एनुअल ट्रिब्यूट लेते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन ये प्रॉपर एनेक्सेशन कौन करता है? आके गयासुद्दीन तुगलक और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक करते हैं, जो साउथ को प्रॉपरली एनेक्स करते हैं। ओके, इट वाज डन बाय द कि बाय द मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी के अंडर में वो होता है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हो जाती है, उलग खान जो थे वरंगल में कुछ टाइम के बाद, इट इज सेड दैट he launched an army attack in against Warangal, और एंटायर तेलंगाना जो था वो नेक्स्ट हो चुका था, उसे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था। ओके, एंड उसको नाम चेंज करके वरंगल का अब सुल्तानपुर बनाया जाता है। इट वाज नेम्ड एज सुल्तानपुर। ऐसे ही फिर माबर भी जो है वो भी कॉन्क्वेस्ट किया जाता है। ओके,
यहाँ पे इसे खुसरो खान आके रेड करते, मुबारक खिलजी के एक ऑफिसर थे खुसरो खान, वो इसे आके रिलीज करते, और लेकिन तमिलनाडु अभी भी ये कैप्चर नहीं कर पाए। ओके, लेकिन इट वाज गयासुद्दीन तुगलक जो मदुराई में गवर्नर बने, और उन्होंने बाद में पूरे को कंट्रोल में लाया। ओके, सो इट इज, ये थ्योरी है। इसके बाद तो मोस्टली जो पार्ट है वो सबका सब आपका कैप्चर करने के लिए जो था, इट वाज तुगलक के अंदर कैप्चर होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द सेकंड लेक्चर, जिसमें आपका डिटेल में आपका खिलजी खत्म हो चुका है। लेकिन अब हम करेंगे व्हाई इज इट कॉल्ड खिलजी रेवोल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे खिलजी रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द खिलजी रेवोल्यूशन। सो खिलजी रेवोल्यूशन मार्क्ड ओवरथ्रो ऑफ स्लेव डायनेस्टी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ओके, ये आता है। अब यहाँ पे तुर्किश सुपरमेसी खत्म हो चुकी थी, जैसे मैंने आपको कहा था, इंडियन मुस्लिम्स को भी अब नोबेलिटी में लिया जा रहा था, हेट्रोजीनियस ग्रुप बन रहे थे। ओके, इसलिए इसको खिलजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ओके, और खिलजीस ने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप ऑन देयर ओन कर लिया था। ओके, यानी पूरा सेंट्रलाइज हो चुका था, किसी और को ये पावर नहीं बांटते थे। ओके, इट वाज लाइक ए डिक्टेटरशिप। ओके, यहाँ पे उलेमाज का कोई रोल नहीं था, उलेमाज और नोबल्स की कोई एडवाइस की जरूरत नहीं थी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप पूरा यूज हो चुका था। ओके, सो ये जो चेंजेस आई हैं, इसी को खिलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है। वी विल नाउ डू अगेन क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी की। क्लेमेंसी जलालुद्दीन, बिकॉज वो पीस थे, नॉन वायलेंट थे। इन्होंने मलिक चग्गू के रिवॉल्ट जो कारा में हुए थे उसको तोड़ा इन्होंने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी ये बलबन के ही नेफ्यू थे, मैंने आपको बताया था, मलिक छज्जू। ये पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी एज अ गवर्नर ऑफ कारा। ओके, उसके सन इन लॉ थे, वही इनको बाद में मारते हैं। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने जो है मंगोल इन्वेजन को रोक चुके थे। दिस इज द शॉर्ट चीज़ें जो इनमें हैं। ओके, सो 12 टाइम्स अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोल इन्वेजन मोर देन 12 टाइम्स रोका हुआ था। ओके, so Alauddin Khilji followed the divine theory of kinship. He introduced 4 ordinances to prevent repeated revolts. He impounded pious grants. सब इन्होंने बंद कर दिया था। स्पाई सिस्टम को रिस्ट्रक्चर कर दिया। बैंड सोशल पार्टीज एंड वाइन्स। इंट्रोड्यूस ए परमानेंट स्टैंडिंग सिस्टम। स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हाउसेज, दाग एंड चेहरा एंड सोल्जर्स, जो मैंने आपसे कहा था। प्राइजेस को कंट्रोल किया, ब्लैक मार्केटिंग रोकी। दीज आर सम ऑफ हिज बेसिक वर्क। दीवान रियासत जो थे ऑफिसर था, जो इन्होंने अपॉइंट किया था। ओके, और इस ऑफिस को कहा जाता है साने मंडी, जहाँ मार्केट देखी जाती थी, कहीं काला बाजारी तो नहीं हो रही, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए। अलाउद्दीन की जो स्टेट है, इन्होंने फर्स्ट थे जो स्टैंडिंग आर्मी थी और कैश में पे करते थे। आई टोल्ड यू अबाउट दैट। ही कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, द पैलेस ऑफ सरसी। ओके, इनके बाद 2 राजा आते हैं, मुबारक शाह, नासिर शाह। दे वर वीक एंड दे वर ओवरथ्रोन बाय गयासुद्दीन तुगलक, जो कि मदुरई में गवर्नर थे इनके कुछ टाइम के लिए। ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द तुगलक डायनेस्टी। आई होप टिल आई हैव कवर्ड। अगर कुछ रहता भी है सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, वी कैन हैव ए डिस्कशन ऑन दिस। अगर आपको लग रहा है कि देयर इज ए नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, कि आई टू फील कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कि एडमिनिस्ट्रेशन में और ज़्यादा आपको चाहिए, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से जितने क्वेश्चन आते हैं, वेदर इट वाज सेंट्रलाइज्ड और नॉन सेंट्रलाइज्ड, वो हम कर चुके। इट इज़ ऑल बीन डन। और जो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो किसने क्या बनाया, वो भी मैं तो कवर कर रहा हूँ जहाँ पे होता है। लेकिन अगर आपको इस पर और ज़्यादा इन डेप्थ आंसर चाहिए तो वी विल बी मेकिंग ए सेपरेटली वीडियोस बनाएंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। ओके, और मैं इसके साथ साथ जो स्कॉलर्स थे, जिस राजा के जो जो स्कॉलर्स थे, जो उनके कोर्ट में होते थे, जो हिस्टोरियंस होते थे, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, तो वो भी हम साथ साथ करें। अब देखिए, क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एंशिएंट एंड मिडाइवल से तो मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं आगे जाके जो टोन ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके मॉडर्न में चेंज हो जाएगा। ओके, टिल दिस पोर्शन, टिल दिस मिडाइवल हिस्ट्री इज कंप्लीटेड, चाहे वो मुगल्स हों या टिल द यूरोपियंस एंटर, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, so but if you need any extra lectures for that, any extra कुछ चाहिए, so we can have a discussion on that. You can apply for the discussion, we should have that.
but I have almost covered everything, which includes basic books and advanced books. Okay, so thank you. Next videos will be starting with Tughlaq dynasty. Thank you very much.